हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज अकेडमी में। यह हमारा एब्जॉर्प्शन का सेकंड लेक्चर है, लेकिन अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर ही नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखना क्योंकि यहीं पर सारे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं। तो चलो अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें एक कंपनी है विवेक लिमिटेड और दूसरी कंपनी है आनंद लिमिटेड। यहाँ पर क्या होता है कि विवेक लिमिटेड आनंद लिमिटेड को एब्जॉर्व कर लेती है, तो बाद में लास्ट में रहता है सिर्फ विवेक लिमिटेड। यानी कि ये एब्जॉर्प्शन का सम है जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया है यूनिवर्सिटी में। तो चलो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि हमें द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड एंड आनंद लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर हमें विवेक लिमिटेड और आनंद लिमिटेड का बैलेंस शीट दे दिया गया है। तो यहाँ पर सारे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे असेट्स दिए गए हैं। उसके बाद आगे देखें तो आगे यहाँ पर सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हमें इन सभी इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करते हुए हमारा सम कैलकुलेट करना है। तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। आनंद लिमिटेड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय विवेक लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सारे उसके टर्म्स हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट है ऑल असेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ आनंद लिमिटेड आर टू बी टेकन ओवर बाय विवेक लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ को विवेक लिमिटेड टेक ओवर कर लेते हैं एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के सिवाय सारे असेट और सारे लाइबिलिटीज़ को विवेक लिमिटेड टेक ओवर कर लेती है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। सेकेंड है असेट ऑफ आनंद लिमिटेड आर वैल्यूड एज अंडर। तो यहाँ पर देखो आनंद लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और स्टॉक, ये जो असेट है ना, उसका न्यू वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है कि इस वैल्यू पर टेक ओवर करती है विवेक लिमिटेड। बट बैलेंस शीट में आपको अलग अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में आपको ये अमाउंट दिया गया है और ये रहा स्टॉक का अमाउंट। बट आपको अभी ये अमाउंट कंसिडर नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन तीन असेट के लिए आपको ये अमाउंट कंसिडर करना है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड है 4 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच विल बी इश्यूड बाई विवेक लिमिटेड एट पार अगेंस्ट 5 इक्विटी शेयर ऑफ आनंद लिमिटेड। तो ऐसा कहा गया कि 4 इक्विटी शेयर विवेक लिमिटेड देते हैं 5 इक्विटी शेयर के बदले में आनंद लिमिटेड को। यानी कि आनंद लिमिटेड को ना 5 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर मिलते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि फाइंड करना होगा कि आनंद लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर्स हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन में ये काम आएगा। तो हमें पता चलेगा कि न्यू कितने शेयर दिए जाते हैं उसे, और एक शेयर का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है ₹100। तो ये हमें परचेज कंसिडरेशन में काम आएगा। उसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है विवेक लिमिटेड विल पे ₹60 फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड बाय इन आनंद लिमिटेड। यानी कि आनंद लिमिटेड के ईच इक्विटी शेयर को हम पेमेंट करते हैं विवेक लिमिटेड ₹60। यानी कि एक इक्विटी शेयर के बदले में विवेक लिमिटेड ना ₹60 दे रहे हैं आनंद लिमिटेड को। तो आपको क्या करना है कि एक इक्विटी शेयर के बदले में ₹60 दे रहे हैं। तो टोटल आनंद लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर हैं उसे मल्टीप्लाई बाय हम 60 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वो कैश में पेमेंट होगा। तो ये भी परचेज कंसिडरेशन में आएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। 10% डिबेंचर होल्डर ऑफ आनंद लिमिटेड आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यूइंग 12% डिबेंचर ऑफ विवेक लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो आनंद लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर है ना 10% के, उसे 10% प्रीमियम के थ्रू हम इश्यू कर रहे हैं। यानी कि विवेक लिमिटेड 10% प्रीमियम के थ्रू इश्यू कर रहे हैं 12% के डिबेंचर। तो यहाँ पर 10% की जगह डिबेंचर का परसेंटेज चेंज होकर हो जाएगा 12%, और हमें जो अमाउंट है ना 10% का डिबेंचर है उसके ऊपर 10% प्रीमियम देना है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ही आप देख लो कि बैलेंस शीट में दिया गया है कि 10% के डिबेंचर आनंद लिमिटेड के है 6 लाख। तो हमें क्या करना है कि इस अमाउंट के ऊपर प्लस हमें करना है 10% करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो ये 6 लाख प्लस ये 60,000 तो टोटल 6,60,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज कर देना है, 10 की जगह 12 लिख देंगे। तो ये इसकी एंट्री आती है। और उसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि सिक्स्थ पॉइंट है आनंद लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1,27,500। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया गया है ना, इतने अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो कि सिवाय इन्वेस्टमेंट के ना सारे असेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर लेते हैं विवेक लिमिटेड, बट इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं। तो आनंद लिमिटेड को क्या करना होगा कि इन्वेस्टमेंट को सेल करना होगा।
तो इन्वेस्टमेंट को जब वो सेल करते हैं तो कितने प्राइस में सेल करते हैं, कितने रुपए में, इतने रुपए में 1,27,500 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट सेल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद 7th है हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज़ टू बी मेंटेन फॉर 3 more years। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसे हमें 3 more year के लिए मेंटेन करना है। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, ये परचेज में ही एंट्री आता है। अगर मर्जर के तरीके से करेंगे तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन परचेज में आपको पता होगा कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ऐसा हो जाएगा। तो जो ये इसकी एंट्री आएगी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि अज्यूमिंग दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 द एब्जॉर्प्शन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी कि हमें ये एब्जॉर्प्शन करना है इन द नेचर ऑफ परचेज में। और कहा गया कि प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो हमें परचेजिंग कंपनी का न्यू बैलेंस शीट बनाना होगा परचेज मेथड से, और वेंडर कंपनी के बुक्स में हमें रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है। तो इतना हमें कहा गया है। तो चलो अभी इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें परचेज के मेथड से कैलकुलेट करना है। तो हमने लिख दिया इन द नेचर ऑफ परचेज, और यहाँ पर वेंडर कंपनी कौन है, आनंद लिमिटेड। तो हमें आनंद लिमिटेड के लिए ना 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि परचेज मेथड में हम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन। तो कितने इक्विटी शेयर ना परचेजिंग कंपनी ने दिए, कितने कैश में पेमेंट किया, वो यहाँ पर लिखना होगा हमें। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ये एंट्री थी। देखो यहाँ पर था कि 5 इक्विटी शेयर के बदले में आनंद लिमिटेड को 4 इक्विटी शेयर मिलते हैं और 1 शेयर का प्राइस है कितना, 100 रुपीज़। तो हमें क्या करना है कि कितने इक्विटी शेयर है आनंद लिमिटेड के, वो फाइंड करना है। तो बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आनंद लिमिटेड के है 10,12,500। इसे हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि एक शेयर का अमाउंट 100 रुपीज़ है। तो हमें कितने शेयर मिल जाएंगे, 10,125, इतने शेयर आ जाते हैं। तो हमें आनंद लिमिटेड को 5 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर मिलते हैं। तो 10,125 शेयर के बदले में कितने मिलेंगे, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 10,125 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, हमें ऐसा कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 10,125 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा अमाउंट आता है कितना, 8,100। तो इतने हमारे शेयर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई बाई 100 करना है क्योंकि एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो हमें मिल जाएगा कि कितने इक्विटी शेयर आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है परचेज कंसिडरेशन में 5 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर मिलते हैं। तो 10,125 के बदले में 8,100 मिलेंगे। तो हमें करना है इक्विटी शेयर, यहाँ पर लिखेंगे 8,100 और यहाँ पर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 8,10,000। ये हो गया। उसके बाद कैश में भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं कि ईच इक्विटी शेयर के लिए हम दे रहे हैं 60 रुपीज़, यानी कि आनंद लिमिटेड के जितने शेयर्स हैं उसमें एक शेयर का हम 60 रुपीज़ दे रहे हैं। तो टोटल कितने शेयर्स हैं, अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था कि हमने ना ये इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइडेड बाय एक शेयर का अमाउंट किया था। तो कितना आया था, 10,125 ये अमाउंट आया था। तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया है। यहाँ पर आ जाएगा कैश 10,125 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये अमाउंट आता है 6,07,500। तो हमें क्या करना है, अभी दोनों का टोटल कर देना है। इक्विटी शेयर है हमारे 8,10,000 और कैश में पेमेंट करते हैं 6,07,500। तो टोटल आ जाता है 14,17,500। ये हमारा परचेज प्राइस हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा क्या, नेट एसेट। नेट एसेट में आपको पता है कि क्या करना होता है, सारे असेट का टोटल करना होता है। सारे असेट के टोटल करोगे, उसमें से सारे लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो हमारा नेट एसेट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि सारे असेट को यहाँ पर लिखना है आनंद लिमिटेड के। तो यहाँ पर देखो आनंद लिमिटेड के असेट्स क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और गुडविल तो नहीं आएगा, गुडविल नहीं आता। और इन्वेस्टमेंट हम आनंद लिमिटेड के नहीं ले रहे हैं तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हमें लेना है स्टॉक लेना है, डेटर लेना है और बैंक बैलेंस लेना है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड टीएस असेट होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि ये सारे अमाउंट हमें असेट में प्लस करने हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर देखो हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और स्टॉक का ये न्यू अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। तो हमें ये अमाउंट कंसीडर करना है, ना कि बुक वैल्यू। हमें
मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग और साथ ही में ये जो स्टॉक है इसकी ये बुक वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, हमें वहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है उसे हम कंसिडर करेंगे। और डेटर और बैंक बैलेंस इसका बुक वैल्यू लेंगे 3 लाख और 60,000। तो यही अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है असेट में। लैंड एंड बिल्डिंग के सामने उसका अमाउंट लिख दिया, मशीनरी का, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस और उसके बाद सबका टोटल आपको करना है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 19,95,000। उसके बाद हमें सारे लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। तो अभी लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटीज़ में है एक डिबेंचर है और दूसरा क्रेडिटर है, लेकिन डिबेंचर में ना आपको एडजस्टमेंट था। तो आपको क्या करना था कि यहाँ पर देखो 10% के जो डिबेंचर होल्डर है आनंद लिमिटेड के, उसे हमें 10% प्रीमियम के थ्रू इश्यू करना है 12% के डिबेंचर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 10% की जगह हम लिखेंगे 12% और इस अमाउंट में हम 10% प्लस कर देंगे, यानी कि 6 लाख प्लस 10% तो कितना हो जाएगा 6 लाख और 60,000 आएगा इसका 10%, तो हो जाएगा 6,60,000। तो 6,60,000 हमें लिखना है। और उसके बाद क्या करना है कि क्रेडिटर का तो यही अमाउंट आ जाएगा 2,10,000, इसे हमें वहाँ पर लाइबिलिटीज़ में लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो 12% के डिबेंचर हमने लिख दिया 6,60,000, तो यहाँ पर 6 लाख प्लस 10% प्रीमियम हमने ऐड किया है। उसके बाद क्रेडिटर 2,10,000। तो ये जो हमारा असेट का टोटल आया था उसमें से हम डिबेंचर और क्रेडिटर के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट मिल जाएगा। तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा 11,25,000, ये हमारा नेट एसेट आ गया। तो सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट स्टेप में कितना अमाउंट आया था, परचेज कंसिडरेशन आया था 14,17,500 और हमारा नेट एसेट कितना आया 11,25,000। तो इसका ही हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस में हमारा अमाउंट आता है, प्लस में अमाउंट आया, इसके लिए ये गुडविल हो जाएगा। कितना अमाउंट आया 2,92,000। तो इतना हमारा गुडविल हो गया, यानी कि इतना लॉस होता है। तो ये गुडविल हमारा इनटेंजिबल असेट है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो इस गुडविल को हम क्या करेंगे इनटेंजिबल असेट में वहाँ पर लिखेंगे, इनटेंजिबल असेट करके वहाँ पर गुडविल और ये अमाउंट लिख देंगे 2,92,000। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या आता है, फोर्थ स्टेप आता है हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व एंट्री। तो हमें क्या कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को हमें 3 मोर ईयर के लिए मेंटेन करना होगा। तो उसकी ये एंट्री आएगी कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें वेंडर कंपनी का अलाउंस रिजर्व कितना है वो देखना होगा यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आनंद लिमिटेड का है 17,500। तो ये अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ पर हो जाएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 17,500 टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 17,500। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हो गया और इसकी एंट्री क्या होती है आपको पता होगा। तो हमने यहाँ पर जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया इसे हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में असेट साइड में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा और ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस कर देंगे ये अमाउंट। तो इसकी ये एंट्री आती है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये जर्नल एंट्री में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों हम लिख रहे हैं, बल्कि ये तो एब्जॉर्प्शन का सम है ना। तो आप देखो एब्जॉर्प्शन का सम हो या फिर अमालगमेशन का सम हो, एट दी एंड वो सारे अमालगमेशन के अंदर ही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ही लिखना है कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसे ही लिखना है, आपको एब्जॉर्प्शन एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा नहीं लिखना है। आपको यही लिखना है कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री आती है, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा क्या आता है कि बैलेंस शीट बनाना होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप है कि बैलेंस शीट बनाना है। तो हमने बैलेंस शीट यहाँ पर बना दिया है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट ऑफ आनंद लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और ये हमने परचेज मेथड से किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर परचेज लिख दिया है। तो हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहले हमारा आता है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर में हम क्या करेंगे, हमें परचेजिंग कंपनी के सारे अमाउंट को यहाँ पर प्लस करना है और वेंडर कंपनी का जो हमने अमाउंट फाइंड किया है उस अमाउंट से प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर परचेजिंग कंपनी यानी कि विवेक लिमिटेड के कितने हैं 20,25,000। तो ये अमाउंट हमें लेना है और साथ ही में जो आनंद लिमिटेड का ये हमने फाइंड किया था परचेज कंसिडरेशन में, हमें क्या करना है कि इक्विटी शेयर्स में ये अमाउंट लेना है आनंद लिमिटेड का
8,10,000। तो हम यहाँ पर इक्विटी शेयर में क्या करेंगे कि तो हम 20,25,000, 8,10,000 इन दोनों अमाउंट को प्लस करके यहाँ पर बाहर लिख देंगे। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको पता होगा कि वेंडर कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, उसे हमें ना न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखना होता है, हमें सिर्फ न्यू रिजर्व एंड सरप्लस ही लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट को क्यों लिखा, क्योंकि मेंटेन तो हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व को ही करना था। तो ये दोनों हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें वेंडर कंपनी के रिजर्व्स नहीं लेने हैं ओल्ड रिजर्व, बट हमें क्या करना होगा कि परचेजिंग कंपनी के जितने भी रिजर्व है उसे तो लिखना होगा ना। तो हमें क्या करना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व में हमें वेंडर कंपनी का अमाउंट नहीं लेना है, तो हम इसे नहीं लेंगे, आनंद लिमिटेड के अमाउंट को नहीं लेंगे। बट ये 3 लाख तो लेना होगा ना, क्योंकि ये आनंद लिमिटेड का नहीं, ये हमारे परचेजिंग कंपनी यानी कि विवेक लिमिटेड का है, तो इसे तो हमें लिखना होगा ना। तो ये अमाउंट हम लिखेंगे बैलेंस शीट में 3 लाख। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इसे मेंटेन करना था, तो वेंडर कंपनी का ये अमाउंट आएगा और साथ ही साथ परचेजिंग कंपनी का अमाउंट भी आएगा। तो ये दो अमाउंट को हम प्लस करके लिख देंगे। और उसके बाद आगे है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी हमें ना वेंडर कंपनी का नहीं लेना है, क्योंकि ये वेंडर कंपनी का ओल्ड रिजर्व है, तो हमें वेंडर कंपनी के ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेने हैं। तो हम क्या करेंगे कि परचेजिंग कंपनी के जो 40,000 है इस अमाउंट को तो लेना होगा ना, तो इस अमाउंट को हम लेंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में करा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व में लिख दिया है 3 लाख जो कि परचेजिंग कंपनी का है, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में ये परचेजिंग कंपनी का अमाउंट 20,000 और मेंटेन करना था वेंडर कंपनी का अलाउंस रिजर्व, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 17,500। इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500। तो ये अमाउंट हमने बाहर लिख दिया है। और उसके बाद पीएनएल अकाउंट, ये परचेजिंग कंपनी का आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गए। उसके बाद तो सब इजी है, आपको सारे असेट को प्लस करके और लाइबिलिटीज़ को प्लस करके बाहर अमाउंट लिख देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में आ जाते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो ये डिबेंचर है ना, यहाँ पर आपको 12% कर देना है, और इसमें 6 लाख में 10% प्रीमियम देना था हमें, तो 6,60,000 आ जाएगा, जो कि हमने पहले भी फाइंड कर लिया है। उसके बाद क्रेडिटर, तो ये दो अमाउंट को हम प्लस करके लिख देंगे। उसके बाद हमें करना है कि लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर परचेजिंग कंपनी का ये अमाउंट आएगा, और वेंडर कंपनी का ये जो न्यू वैल्यू है इसे आपको प्लस करना है, तो 10,50,000। और यहाँ पर जो अमाउंट आया था कितना, 5,25,000। इन दोनों को प्लस करके लैंड एंड बिल्डिंग में लिखना है। और मशीनरी में 6 लाख, और यहाँ पर जो अमाउंट है मशीनरी में 2,10,000, इन दोनों को प्लस करके लिखना है। ऐसा ही क्या होगा कि स्टॉक में भी होगा, ऐसा ही आपको स्टॉक में भी करना है। ये अमाउंट लेना है परचेजिंग कंपनी का, और वेंडर कंपनी के लिए आपको ये अमाउंट लेना है। तो इन सभी को टोटल करके लिखना है। उसके बाद डेटर के लिए आपको पता होगा, डेटर्स में आपको ये दो अमाउंट प्लस करके न्यू बैलेंस शीट में लिखना है, और बैंक बैलेंस में भी आपको ये दो अमाउंट को प्लस करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखो कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये नहीं आएगा, और ये जो गुडविल है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट और फिक्स्ड टीएस असेट है, तो ये यहाँ पर नहीं आते हैं। तो चलो, हमने यहाँ पर सारे अमाउंट लिख दिए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 12% के डिबेंचर लिख दिए हैं 6,60,000। क्रेडिटर दोनों के अमाउंट को प्लस करके यहाँ पर लिख दिया है। और फिर आप सोचोगे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर क्यों आया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है, तो ये क्यों आया यहाँ पर, तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने क्या करा है कि सारे असेट के दोनों अमाउंट को प्लस करके लिख दिया, असेट के दोनों अमाउंट को प्लस करके लिख दिया। और इनटेंजिबल असेट में यहाँ पर गुडविल हमने लिखा है 2,92,500। ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर देखो, ये हमने फाइंड किया था ना, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल में से हमने क्या फाइंड किया था, गुडविल। तो ये हमारा कितना आया था 2,92,000, और यहाँ पर मिस्टेक है, देखो ये 2,92,500 आपको करना है, तो ये आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 500 आता है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर गुडविल लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना है कि देखो, ये आपको बताना रह गया था कि हमें परचेजिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो लेना होगा ना, भले ही वेंडर कंपनी का इन्वेस्टमेंट न्यू कंपनी नहीं ले रहे हैं, तो ये अमाउंट नहीं आएगा, बट ये अमाउंट आएगा ना 2,10,000। तो ये हमें वहाँ पर लिखना होगा न्यू बैलेंस शीट में, तो वही हमने यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट में लिख दिया है। उसके बाद स्टॉक एंड डेटर में भी वैसा ही हो जाएगा, दोनों अमाउंट को प्लस करके लिख दिया है, दोनों अमाउंट को प्लस करके लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद बैंक बैलेंस यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर बैंक बैलेंस आप लिखोगे तो बैंक बैलेंस का कितना अमाउंट था, यहाँ पर देखो कितना अमाउंट था, ये दो अमाउंट प्लस हो जाएंगे 4,05,000
और 60,000, तो कितना हो जाएगा, हमें करना है 4,05,000 प्लस 60,000 करना है, तो इतना आ गया हमारा 4,65,000। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस करना होगा कितना, जितना अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया था। तो यहाँ पर देखो परचेजिंग कंपनी क्या करती है कि कैश में भी कुछ पेमेंट करती है ना, तो कैश में इतना पेमेंट होता है 6,07,500। तो हमें क्या करना होगा, इस बैंक बैलेंस में से हम माइनस करेंगे 6,07,500, इतना हम माइनस करेंगे तो माइनस में यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, देखो 1,42,500, ये माइनस में आंसर आया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बैंक बैलेंस का टोटल नहीं किया है। आपको क्या करना है कि आप बता सकते हो यहाँ पर कि दोनों अमाउंट को टोटल करो, उसके बाद माइनस करो आप 6,07,500 जो कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम, परचेजिंग कंपनी पेमेंट कर रहे हैं वेंडर कंपनी को, तो वो अमाउंट माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डैश कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उतने ही अमाउंट को आपको लाइबिलिटीज़ में लिख देना है। तो लाइबिलिटीज़ में आप लिख दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और जो अमाउंट आया था हमने जो फाइंड किया था, ये देखो ये अमाउंट आया था हमारा, तो ये माइनस में अमाउंट आया, तो ये क्या हो गया कि हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। ये हमारे पहले असेट थे लेकिन अभी इतना माइनस में आंसर आया तो ये लाइबिलिटीज़ हो गए। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट में ये आ जाएगा 1,42,500, और यहाँ पर असेट साइड में सबसे लास्ट में आएगा हमारा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि था हमारा 17,500। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों साइड का टोटल करना है। तो टोटल करोगे तो टोटल सेम आ जाएगा 45,40,000, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा 45,40,000। इसका मतलब कि हमने एकदम एक्यूरेट सम कैलकुलेट किया है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना था, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना था। यहाँ पर आपको देखो कहा गया है कि हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी कौन है, आनंद लिमिटेड। तो आनंद लिमिटेड के बुक्स में हमें रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाया है, देखो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड बनाया है। एक है रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा हमने बनाया है क्या, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये बनाया है। तो हमें क्या करना है कि तो आपको ना जब भी ना ऐसे लेजर अकाउंट बनाने हो, यानी कि नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी ये बनाने को कहा जाए ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पूरी बैलेंस शीट को आपको खाली करना है। खाली करना है मतलब आप क्या करोगे, सारे लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स को आप ट्रांसफ़र कर दोगे, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। और बाकी जितना बचा रहा है जैसे कि इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस ये सब आते हैं ना, इसे आपको क्या करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड में सारे असेट्स आ जाते हैं और बुक वैल्यू पर ही लेना है, न्यू वैल्यू पर नहीं, मार्केट वैल्यू पर नहीं लिखने हैं, बुक वैल्यू पर ही हमें लिखना है। और क्रेडिट साइड में सारे लाइबिलिटीज़ को लिखना होता है, इतना आपको पता है। तो अभी आपको क्या करना है कि सारे लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू में आपको ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 10% के डिबेंचर है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर को भी ऐसा ही करेंगे। तो ये दो अमाउंट वहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय 10% डिबेंचर अकाउंट 6 लाख, बाय क्रेडिटर अकाउंट 2,10,000। तो ये हो गया। उसके बाद सारे असेट को यहाँ पर लिख देना है डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। आपको क्या करना है कि पूरी बैलेंस शीट को यहाँ पर आपको खाली करना है आनंद लिमिटेड का। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के मशीनरी भी आ जाएगा, और ये गुडविल को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लेना है, ठीक है। तो ये गुडविल भी आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक भी आपको ले लेना है, डेटर भी ले लेना है, और बैंक अकाउंट भी ले लेना है। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है तो इसे हम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि ये सारे असेट को हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू गुडविल, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बैंक। तो ये सारे अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। बट हमने जो यहाँ पर ना टू बैंक अकाउंट लिखा है 60,000, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट नहीं आता। तो इसे क्या करना होता है कि इसका ये लॉजिक है कि आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना होता है। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओगे उसके ना आपको डेबिट साइड में यहाँ पर लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर 60,000 लिखना है, और इसी को आपको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में। तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा वो ट्रांसफ़र बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 60,000 आपको लिखना है क्रेडिट साइड में,
और ये जो आपने बाय रियलाइजेशन लिखा वही यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है टू बैंक अकाउंट करके, और ये 60,000 आता है। तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया था, तो हमने इसके लिए वो नहीं बनाया है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर 60,000 लिख दिया है बैंक अकाउंट करके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब हो गया। उसके बाद फिर से हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। देखो तो अभी क्या बाकी रहा, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और ये सारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस जैसे कि जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तीनों अमाउंट और जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है ये अमाउंट, इसे हमें क्या करना है कि जैसे हमने सारे लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, उसी तरीके से इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में। बट इसे हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में नहीं करना है, हमें इसे इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो हमने क्या करा है कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ये सारे अमाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट, ये सारे अमाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। बट यहाँ पर अभी भी एक अमाउंट बाकी है जो कि यहाँ पर था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पर है असेट साइड में लास्ट में है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये है 33,000। तो इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना होगा क्योंकि पूरी बैलेंस शीट हमें खाली करनी है। तो इसे हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इसे हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, बट बाकी सब की तरह क्रेडिट साइड में नहीं, इसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में नहीं था, ये असेट साइड में था, तो इसकी अलग एंट्री आएगी। तो इसे हमें क्या करना है कि इसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। तो चलो इसे भी एंट्री कर देते हैं इसकी भी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट 33,000, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद परचेज कंसिडरेशन की एंट्री आती है। तो हमने ना अमालगमेशन के सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था सारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, तो वहाँ पर क्या आता था कि परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट था, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाई विवेक लिमिटेड अकाउंट, यानी कि हमारे जो परचेजिंग कंपनी है बाई विवेक लिमिटेड अकाउंट, परचेज प्राइस का अमाउंट यहाँ पर लिख देना है 14,17,500, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। देखो यही अमाउंट हमने वहाँ पर लिख दिया है 14,17,500, यहाँ पर हमने लिख दिया है बाई विवेक लिमिटेड अकाउंट परचेज प्राइस 14,17,500। और फिर इसके बाद क्या एंट्री आती है, तो देखो ये जो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया ना विवेक लिमिटेड अकाउंट, तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर विवेक लिमिटेड अकाउंट नहीं बनाने को कहा है, तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन आप ऐसा बना सकते हो कि विवेक का अकाउंट आप बनाओगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा ये जो आपने क्रेडिट किया ना तब वो वहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी हमें ना परचेजिंग कंपनी के थ्रू मिला था उसे क्रेडिट कर देना है। तो हमें इक्विटी शेयर मिला था वो क्रेडिट कर लेंगे, जितना अमाउंट आया था 8,10,000 आया था शायद। उसके बाद कैश में जितना पेमेंट किया था वो अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर कैश में हमने पेमेंट किया था 6,07,500। तो ये हमें ना विवेक लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड में आपको ये जो अमाउंट आया ना, आपको करना है कि ये इक्विटी शेयर का अमाउंट जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया है। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है टू विवेक लिमिटेड अकाउंट 8,10,000, इतना अमाउंट हमने लिख दिया है। तो आपको क्या करना है कि विवेक लिमिटेड अकाउंट 8,10,000 ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि टू इक्विटी शेयर्स इन विवेक लिमिटेड, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर टू विवेक लिमिटेड अकाउंट ऐसा करके भी लिख सकते हो। कोई गलत आपको नहीं बोलेगा, ये अमाउंट आपका सही आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर आपने विवेक लिमिटेड अकाउंट में शेयर की एंट्री आपने कर दिया, इक्विटी शेयर्स की एंट्री। उसके बाद कैश में जो अमाउंट किया था, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट है, तो आपको क्या करना होता है कि कैश एंड बैंक अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा कि कैश एंड बैंक अकाउंट अगर आप रफ में बनाओगे तो आपको यहाँ पर उसे डेबिट कर देना है कैश एंड बैंक अकाउंट। और आनंद लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट सेल किया था ना, तो उसकी भी एंट्री आएगी। तो आपको देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है कि बाई बैंक अकाउंट करके आपको ये अमाउंट लिख देना है, इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल किया था तो वो आ जाएगा 1,27,500। तो हमें क्या करना है कि उसी अमाउंट को यहाँ पर फिर से कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट कर देना है। तो ये कैश एंड बैंक अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट।
कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा कि इस अमाउंट को आपको डेबिट कर देना है। तो ये हमारा 1,27,500 डेबिट है और साथ में कैश में जो पेमेंट किया था तो वो आ जाएगा यहाँ पर कितना 6,07,500। तो फिर आपको ये दो अमाउंट जो करना है ना उसे आप क्या करोगे कि ये दोनों अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर दोगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट करके इसे ट्रांसफ़र कर लोगे। तो ये दोनों जो अमाउंट है ना इसे आपको प्लस करना है। तो आपका कितना अमाउंट आया था 1,27,500 इतना इन्वेस्टमेंट सेल किया था उसका है अमाउंट और कैश में पेमेंट कर रहे थे 6,07,500। तो इतना अमाउंट आ जाएगा 7,35,000। इतना अमाउंट आपको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है कैश अकाउंट करके या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट करके। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में हमने लिख दिया है टू कैश अकाउंट या फिर आप लिख सकते हो टू कैश एंड बैंक अकाउंट करके 7,35,000 ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर सारी एंट्री हो चुकी है। तो देखो भले ही यहाँ पर आपको कैश एंड बैंक अकाउंट और विवेक लिमिटेड अकाउंट बनाने को नहीं कहा है, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप ये सारे एंट्री अमाउंट आप याद कर पाओगे। अगर आप माइंड में बना लेते हो तो कोई बात नहीं, आप इसे इजीली कर पाओगे, लेकिन आपको फिर भी रफ में तो शायद आपको बनाना ही पड़ेगा। तो तब ना आप वहाँ पर रफ नोट करके कैश एंड बैंक अकाउंट बना सकते हो और विवेक लिमिटेड अकाउंट बना सकते हो। तो ऐसा करना है आपको। अगर रफ नोट नहीं करके आपको पूरा ही बनाना है तो पूरा ही बना देना, ठीक है। भले ही नहीं कहा गया है तो वो आपको ईजी पड़ता है ना, भले ही नहीं कहा गया है फिर भी आप बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि दो ही अकाउंट्स बनाने को कहा था तो उतना बना दिया है और यहाँ पर सारे एंट्रीज भी आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि टोटल करना है। तो टोटल हम किससे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसका तो टोटल आ ही गया था, जो हमने यहाँ पर बनाया नहीं है भले कैश एंड बैंक अकाउंट और साथ में विवेक लिमिटेड अकाउंट वो हमने बनाया नहीं है, पर उसका वैसे ही टोटल तो आ ही जाता है। तो अभी हमें इसका टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा टोटल आता है तो हम क्रेडिट साइड के इस सारे अमाउंट को टोटल करेंगे ना, तो टोटल अमाउंट आता है हमारा कितना 10,70,000 इतना हमारा अमाउंट आ गया। उसमें से सारे ये जो हमने डेबिट किया था ये सारे अमाउंट को हमें माइनस करना है। तो ये सारे अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है हमारा कितना 3,63,000 इतना डिफरेंस आता है। तो ये डेबिट साइड में डिफरेंस आया यानी कि प्रॉफिट हुआ। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता तो लॉस होता। तो ये जो प्रॉफिट आया इसे हमें क्या करना है, कंपनी के मालिक को ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्रॉस एंट्री आती है। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर डेबिट था तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था 3,63,000 इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी दोनों साइड का टोटल करना है। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ गया यानी कि हमने एकदम करेक्ट कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड का आप टोटल करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 15,78,000 यानी कि हमने एकदम करेक्ट कैलकुलेट किया है। खाली यहाँ पर एक मिस्टेक था, पता नहीं हर बार टाइपिंग मिस्टेक रह जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आया था ना हमारा गुडविल, इसे आपको करेक्ट कर लेना है 2,92,500 यहाँ पर आपको 500 लिखना है, ठीक है। तो चलो ये सम भी हमारा अच्छे से कैलकुलेट हो गया। आई होप कि आपको ये सम भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।